वीडियो बना रहे हैं और इसमें सारे के सारे फैक्ट्स है, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो इंक्लूड रहेंगे। फॉर एग्जांपल जो भी करंट अफेयर में जो फैक्ट रहा, कौन सा पोर्ट बड़ा है, कौन सा पोर्ट छोटा है, इसी से रिगार्डिंग अक्सर हम देखते हैं कि यूपीएससी हमको क्वेश्चन पूछती रहती है, तो इसके बारे में देखेंगे थोड़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से, ठीक है। तो सबसे पहले करंट अफेयर में कौन कौन सा फैक्ट रहा था उसके बारे में देखते हैं। तो पहला थोड़ा सा याद रखना यहाँ पे, वो है कि चेन्नई पोर्ट है, वो क्या है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बट आर्टिफिशियल पोर्ट है। तो चेन्नई का फोर्ट क्या है मेरे भाई, चेन्नई का फोर्ट मेरे भाई ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना है, वन ऑफ द, है ना। तो और क्या है, ओल्डेस्ट प्लस आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल भी है और ओल्डेस्ट भी है। तो ये बात आपको समझ में आई कि चेन्नई का पोर्ट है वो ओल्डेस्ट पोर्ट है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट है, बट आर्टिफिशियल पोर्ट है। कैसा पोर्ट है मेरे भाई, आर्टिफिशियल पोर्ट है। ओके ओके सर, हमें समझ में आ गया। आगे चलो, आगे यहाँ पर दे रखा है लीडरशिप ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ट्रांजिशन लीड IT launched by Sweden and India at the UN Climate Action Summit in 2019 and supported by the World Economic Forum to achieve Paris Agreement goal। तो थोड़ा सा याद रखना कि लीडर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ट्रांजिशन, ये लीड IT ये किसने लॉन्च की थी, ये मेरे भाई स्वीडन प्लस इंडिया ने दोनों ने मिलकर की थी। किसके कब की थी, UN क्लाइमेट एक्ट समिट 2019 में। उसके बाद में मैत्री सेतु, ये किसके बीच में किस पर हुआ था, मैत्री सेतु, ये मेरे फेनी रिवर पर बना हुआ है मैत्री सेतु। और उसके बाद में यहाँ पर दे रखा है कि हार्मोनाइज्ड कमोडिटी डिस्क्रिप्शन एंड कोडिंग सिस्टम, ये हमारे WCO वर्ल्ड कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया था। कौन सा सिस्टम, हार्मोनाइज्ड कमोडिटी डिस्क्रिप्शन एंड कोडिंग सिस्टम, मतलब कोई कमोडिटी है उस पर क्या करेंगे, उसको हार्मोनाइज करेंगे और उसमें कोडिंग का सिस्टम लाएंगे कि ये सिस्टम, ये क्रॉप, ये जो कमोडिटी इस काम का आएगी और इस काम, इसका इतना यूज़ है, इतनी इसकी क्या ड्यूरेशन है और इतने दिनों में ख़राब हो जाएगी, इसके लिए कोडिंग का सिस्टम लाया गया। काम्पा, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया 10% है, 10% सेंटर के पास में है और 90% जो स्टेट के पास में है ना। उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा दे रखा है किसके बारे में, असम चरायदेव मोइदम फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। असम की जो चरायदेव मोइदम है उसको क्या मिला है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। गवर्नमेंट विल पुट द नेम ऑफ असम चरायदेव मोइदम बरियल साइट फॉर एडिशन टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लेट 2023-24 में इसको दर्जा मिला है। सबसे पहले यहाँ पर दे रखे हैं कि कौन कौन सी है जो साइटें हैं वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो सबसे पहले याद रखना यहाँ पर हमारी MP में है एक साइट जिसका नाम है वडनगर। MP में कौन सी साइट है ये, सॉरी MP में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का है, इसको भी क्या दे रखा है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे रखा है। और महाराष्ट्र में मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर जो कि महाराष्ट्र का है उसको भी दे रखा है। और यहाँ पर दे रखा है कि हीर बनकल मेगालिथिक साइट जो कर्नाटका की है उसको भी क्या दे रखा है मेरे भाई, हमारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे रखा है। तमिलनाडु में टेम्पल ऑफ कच्चीपुरम हो गया। और यहाँ पर मध्य प्रदेश में और है बेड़ा घाट लामता घाट इन नर्मदा वैली, इसको ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इसको भी क्या कहा दिया गया दर्जा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। और ओनाकोटी टेम्पल हो गया। और चरायदेव मोइदम मैंने आपको बता दिया कि ये है कि ये माउंट है जो कि अर्थ पर थोड़ा ऊपर उठा हुआ भाग है। और यहाँ पर क्या है, ग्रेव का मतलब होता है कि इसके नीचे किसी को दफनाया हुआ है, किसी को बरी किया हुआ है, बरीड, एंड उसके ऊपर ये ऐसा बना दिया आकार, मतलब कि टीला बना दिया, माउंट बना दिया, और उसको हम क्या कहते हैं, चरायदेव मोइदम कहा जाता है। गंगास घाट ये भी क्या है, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। द आइकॉनिक रिवर फ्रंट ऑफ हिस्टोरिक सिटी ऑफ वाराणसी उत्तर प्रदेश, ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ये थोड़ा सा याद रखो। यहाँ पर दे रखा है कि टोटल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है,
2020 अगस्त के अकॉर्डिंग 40 है, जो कि 32 कल्चरल है, 7 नेचुरल है और 1 मिक्स टाइप की है। ठीक है, अब ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ डाटा है, फैक्ट है। वोल्केनो में माउना लोआ एक वोल्केनो है जो कि हवाई यूएसए में है और लार्जेस्ट एरियल वोल्केनो। कैसा वोल्केनो है मेरे भाई? एरियल वोल्केनो है और एक्टिव सील्ड वोल्केनो है। और लावा हो गया, इसमें जो लावा होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? सिलिका इसमें पूर है और फ्लूइड है, मतलब जैसे लावा ऊपर निकल गया तो ऐसे फ्लूइड करके निकलता है और नॉन एक्सप्लोजिव है। थोड़ा याद रखना कि वोल्केनो माउना लाओ जो कि कहाँ पर है? हवाई यूएसए में है और लार्जेस्ट एरियल वोल्केनो है और क्या है? एक्टिव सील्ड वोल्केनो है। और लावा में क्या क्या है? ये सिलिका पूर है और फ्लूइड है और नॉन एक्सप्लोजिव है। ठीक है सर। माउंट सेमेरू, माउंट सेमेरू कहाँ पे है भाई? माउंट सेमेरू मेरे भाई ये है जावा आइलैंड में और इंडोनेशिया। जावा आइलैंड कहाँ पे? इंडोनेशिया में, वहाँ पर है माउंट सेमेरू और ये स्ट्रेटो वोल्केनो है। कैसा है? स्ट्रेटो वोल्केनो, ऐसे करके, ऐसे वोल्केनो, ऐसे होता है वोल्केनो, ऐसे। ये स्ट्रेटो वोल्केनो है। लावा सिलिका रिच है और एक्सप्लोजिव है। उसके बाद में दो चीज़ें आती है, एक होता है बेसाल्टिक लावा, एक होता है एसिडिक लावा। इनके बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी कब पता प्रीलिम्स में इसके बारे में क्वेश्चन पूछ ले तो थोड़ा सा याद रखना कि जो बेसिक लावा होता है ना, वो कंटेन करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ सिलिका, और जो एसिडिक लावा होता है वो लार्ज अमाउंट ऑफ सिलिका कंटेन करता है। तो जो माउना लावा है ये कैसा है? ये मेरे भाई बेसिक लावा है। कैसा लावा? बेसिक लावा है, क्योंकि इसमें क्या है? सिलिका कम है। उसके बाद में जो बेसिक लावा होता है वो हाईली फ्लूइड होता है और एसिडिक लावा है वो हाईली विसियस या फिर स्टिकी होता है, ज़्यादा ऐसे फ्लूइड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसमें जो सिलिका है वो ज़्यादा होती है। ओके सर, कोई बात नहीं। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, और एसिडिक लावा का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और फास्ट फ्लो करता है, स्लो फ्लो करता है, और ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, और सेल्डम ट्रेवल फार, और बिल्ड जेंटली स्लोपिंग कोन पर जेंटली बिल्ड करता है, और बिल्ट स्टीप साइडेड की कोन का निर्माण करता है, और क्वाइट एंड विदाउट मच एक्सप्लोजिव एक्टिविटी ये यूज़ करता है, और एक्सप्लोजिव वोल्केनिक एक्टिविटी का भी प्रयोग किया जाता है इसके द्वारा। ओके सर, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है हमारा शिवलिच वोल्केनो। ये रशिया का है और फॉरेस्ट रशिया का फॉरेस्ट मतलब इधर की साइड में। स्ट्रेटो वोल्केनो ये भी कौन सा? शिवलक। साइक्लोन में का याद रखना थोड़ा, फुजीवारा। ये साइक्लोनिक इंट्रैक्शन इन ट्रॉपिकल ओशियन। नेचुरल रिसोर्सेज इंडिया फर्स्ट एवर लिथियम डिपॉजिट वाज फाउंड इन द इग्नियस रॉक लोकेटेड इन मार्गला अगला पवित्र रीजन इन साउदर्न कर्नाटका, मध्य डिस्ट्रिक्ट में भी मिला है ना। मैत्री स्टेशन फॉर पोलर स्टडीज इन अंटार्कटिका में भी हुआ है। डोपलर वेदर रेडार्स का निर्माण हुआ है क्लाइमेट चेंज के इवेंट को स्टडी करने के लिए। पॉलिटी है ना, तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑर्डिनेंस जो लो आपको पता है कि किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा लाया जाता है। अब आप बताइए कि ऑर्डिनेंस कौन सा आर्टिकल में लाया जाता है, कौन सा आर्टिकल है? एक बताता हूँ, 1, 2 और आगे क्या आएगा यहाँ पर वो आप कमेंट करके बताओ। मलेशिया गवर्नमेंट के इनिशिएटिव न्यूज़ में रहते, एक होती है मेरे भाई सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है ना, इसमें जो फंडिंग होती है वो दोनों सेंटर और स्टेट दोनों के द्वारा दी जाती है, और ये प्री डिटरमाइंड रहती है। इसमें रेशियो ऐसे होता है कि 90% सेंटर देगा और 10% स्टेट देगा, या फिर 70% सेंटर देगा और 30% स्टेट देगा, या फिर ऐसे भी हो सकता है। ज़्यादातर ऐसा होता है 60:40। और सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या होता है कि जो सारी फंडिंग है ना, वो एंटायर फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में नॉर्मली जो सब्जेक्ट है वो स्टेट लिस्ट की सब्जेक्ट में जो काम होता है उसमें डेवलपमेंट होता है, और सेंट्रल सेक्टर में आता है वो यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट है उस पर है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है स्टेट गवर्नमेंट होती है, और सेंट्रल सेक्टर में इम्प्लीमेंटेशन जैसे मेरे भाई कौन होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। एग्जाम्पल कौन से सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम आपको पता है कि मनरेगा है, एनएसएफ है, और सेंट्रली सेक्टर स्कीम कौन सी? मुद्रा योजना, भारत नेट, ये सारी क्या है? ये मेरे भाई
सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है। इकोनॉमी से रिलेटेड शेड्यूल सेकंड होता है ना आरबीआई एक्ट का 1935, वो उसमें क्या होता है कि जो शेड्यूल बैंक होती है उसको स्टेटस मिलता है। शेड्यूल बैंक का स्टेटस कौन सा शेड्यूल है? शेड्यूल सेकंड ऑफ आरबीआई एक्ट 1935, 1934 भी कह सकते हैं। ठीक है। सेबी ने लाया कि म्यूचुअल फंड अंडर एम्बिट ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड को इनसाइडर ट्रेडिंग के रूल्स के अंडर लाई है सेबी ने। कोर इन्फ्लेशन क्या होती है? इन्फ्लेशन में से अगर हम वो स्टेप हुज प्राइस चेंजेस फ्रीक्वेंटली, कोर इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप एक तो आपने फ्रीज खरीदा, ये क्या है? ये फ्रीज है, मान लो फ्रीज खरीदा, और दूसरा आपने क्या किया, इस फ्रिज में रखने के लिए आपने सब्जी, फ्रूट्स, वेजिटेबल, है ना, वो भी तो खरीदे, वेजिटेबल प्लस फ्रूट भी खरीदे। अब वेजिटेबल और फ्रूट्स का क्या है? ये फ्लक्चुएट है, फ्लक्चुएशन होता है इसमें, इनके प्राइस फ्लक्चुएशन, प्राइस में क्या होता है मेरे भाई? फ्लक्चुएशन होता है, जिसके कारण क्या है, इनकी प्राइस कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। हाँ सर, ये भी बात है। तो इनकी वेजिटेबल और फ्रूट्स की प्राइस को ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन फ्रीज की प्राइस है वो बहुत रेयर चांस में होती है, क्योंकि फ्रीज हर कोई फ्रीज थोड़ी ना, हर डेली थोड़ी ना खरीदते फ्रीज, लेकिन आपको तो ये फ्रूट और वेजिटेबल ये तो डेली खरीदने पड़ते हैं। तो अगर हम इन चीज़ों को, वेजिटेबल और फ्रूट्स को बाहर निकाल देते हैं इन्फ्लेशन में से, है ना, इन्फ्लेशन माइनस वेजिटेबल प्लस फ्रूट्स, इनको बाहर निकाल देते हैं, तो हमारी वो आएगी, वो क्या कहलाएगी? कोर इन्फ्लेशन कहलाएगी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। 6% ज़्यादा है भाई, मतलब ज़्यादा हो गई थी। मुद्रा लोन्स, एनपीएज जस्ट इम्पोर्टेंट नहीं इतना। प्रोमिसरी नोट्स क्या होता है, थोड़ा सा याद रखना। प्रोमिसरी या फिर पार्टिसिपेटरी नोट्स आर issued by the foreign portfolio investor to oversee investor who want to invest in India stock market but do not want to register या फिर part directly। मतलब मैं पी नोट्स के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पी नोट्स ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल ए एक पर्सन है, वो चाहता है कि मैं इंडिया में इन्वेस्टमेंट करूँ। क्यों करेगा इन्वेस्टमेंट? भाई साहब वो ऐसे सोचेगा कि अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करूँगा तो वहाँ पर जॉब बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, तो मेरे को फ़ायदा होगा, है ना। अब ये चाहता है ए पर्सन कि भाई मैं इंडिया में इन्वेस्टमेंट तो कर दूंगा, लेकिन मुझे वहाँ पर सेबी के पास में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो बहुत सारे लफड़े। तब ये ए आदमी क्या करता है, इंडिया के बी आदमी से कहता है कि मैं सेबी वगैरह में रजिस्ट्रेशन नहीं करूँगा, आप मेरे को पार्टिसिपेटरी नोट दे दो, है ना, और ये आप पैसे ले लो और आप सेबी में इन्वेस्ट कर दो। तो ऐसा इनडायरेक्टली जो चीज़ें की जाती है, डायरेक्ट नहीं पार्टिसिपेट करके बल्कि इनडायरेक्टली जो करते हैं, उसको हम पी नोट्स कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में आता है एग्रीकल्चर लैंड रेस। आइसोलेटेड लैंड रेस का मतलब होता है कि आइसोलेटेड हाइब्रिड वेराइटी ऑफ प्लांट्स है और एनिमल विच एडेप्ट टू बी मोर रेजिलियंट इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल काल बात राइस। कौन सा? काल बात राइस। ठीक है। इन्वायरमेंट रेड क्राउंडेड रूप टर्टल, ये क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ना, तो ये थोड़ा सा याद रखना आपको। उसके बाद में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ है क्या? हाँ भाई साहब, स्पेस से सारस 3 है जो कि रेडियो टेलीस्कोप है। क्या है? सारस 3 ऐसा आ जाएगा, सारस 3 कभी कि सारस 3 क्या है, तो याद रखना सारस 3 मेरे भाई टेलीस्कोप है। क्या है? टेलीस्कोप है सारस 3। ठीक है सर, कोई बात नहीं, समझ में आ गया हमें, है ना। उसके बाद में यहाँ पर करंट अफेयर का रिलेटेड है कि 15 नवंबर आपको पता है क्या मनाया जाता है? नेशनल ट्राइबल डे मनाया जाता है। और पाटन पलोटा आपको पता है पाटन कहाँ पर है? पाटन मेरे भाई गुजरात में, है ना, गुजरात में। आप पटोला आप कह दोगे मेरे भाई ये तो पंजाब में हो सकता है, नहीं भाई साहब, पाटन पलोटा एक फैब्रिक का नाम है जो कि गुजरात में पाया जाता है। और पिथौरा पेंटिंग भी कहाँ की? गुजरात की। पिथौरा कहाँ की? गुजरात की। डोनी पोलो अरुणाचल प्रदेश में फर्स्ट ग्रीन
फील्ड एयरपोर्ट है, कौन सा, डोनी पोलो, डोनी पोलो क्या है, ग्रीनफील्ड, कैसा पोर्ट है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। कहाँ का है ये अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। कैसा है ये, फर्स्ट, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन, लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट है नॉर्थ ईस्ट का, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर, कामेंग कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। मेटावर्स आपको पता है मेरे भाई कहाँ पर आया था, 2024 में मेटावर्स के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। मीजल्स से क्या है, रूबेला वायरल रेस्पिरेटरी डिजीज है, जो कि एमएमआर वैक्सीन के कारण होता है, ठीक है। 1 मिनट रुकना। हेलो, हाँ सर, हाँ हाँ ठीक है, भेजो। तो ये बात है कि उसके बाद में एंशिएंट हिस्ट्री से कौन सा क्वेश्चन आया है उसके बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा। तो एंशिएंट हिस्ट्री से याद रखना आप कि एंशिएंट हिस्ट्री से डबल बरियल साइट से वो लोथल में मिली, मतलब एक साथ 2 लोगों को बरी किया गया है, ऐसी साइट कहाँ पर मिली है, लोथल में मिली। तो याद रखोगे आप कहाँ पर मिली है, लोथल में मिली है मेरे भाई, डबल बरीड साइट। ओके सर, कोई बात नहीं है, डबल बरीड मिली तो भी। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे कश्मीर हैज इन्फ्लुएंसेस ऑफ बोथ गांधारा एंड मथुरा ट्रेडिशन। मेरोली आयरन पिलर, जो कि चंद्रगुप्त सेकंड ने बनवाया था। कहाँ का, मेरोली आयरन पिलर, चंद्रगुप्त सेकंड। ओके सर, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के बारे में देख लेते हैं। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में याद रखना आप कि तोरण वर कार्व्ड सेरेमोनियल गेट्स, जो तोरण हुआ करते थे ना, तोरण उनको कार्विंग की जाती है किसके लिए, सेरेमोनियल गेट पे, मतलब कोई फंक्शन वगैरह होता था, तोरण यहाँ पे ले देते हैं फंक्शंस। यूज्ड फॉर एंट्री बिफोर रिलीजियस स्ट्रक्चर लाइक टेम्पल्स, स्तूपास एंड मोनास्ट्रीज, है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर थोड़ा सा बनाते हैं ऐसा मंदिर का स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल ये ऐसा मंदिर है, ठीक है, ये मंदिर है, ये यहाँ पर ऐसे होता है, बहुत सारे मंदिर ऐसे पास होते हैं, आपको पता है, ऐसे 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 करके। अब यहाँ पर क्या होगा, एक गेट होगा, है ना। अब इस गेट में से ऐसे अंदर घुसने के लिए क्या होगा, अंदर जाने के लिए जो गेट होगा ना, मेन गेट, उसको ऐसे बना जाता है, डिजाइनदार बना जाता है ऐसे, है ना। इसी को क्या कहते हैं मेरे भाई, इसी को तोरण कहते हैं। ओके सर, समझ में आ गया हमें। ओके, कोई बात नहीं, समझ में आ गया तो चलते हैं आगे, ठीक है। टेम्पल आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर में आप याद रखना कि राय गोपुराम, क्या, राय गोपुराम रॉयल गेटवे है, क्या है, रॉयल गेटवे अंडर विजयनगर रूलर। राय गोपुराम क्या है, एक रॉयल गेटवे है। मिनट, क्या है, रॉयल गेटवे है, कौन से एम्पायर में, विजयनगर एम्पायर में जो रूलर करते थे, उसमें जो रॉयल गेटवे होता है उसको क्या कहते हैं, राय गोपुराम। और दे आर ऑफन हायर देन टावर ऑफ द सेंट्रल साइन,
जो सेंट्रल सरेन होता था उसकी जो टावर था ना, ये ऊपर वाला पार्ट, इसे से इसकी ऊंचाई थी वो ज़्यादा होती थी। गावस का कलपतला प्लाता अमालक रिप्रेजेंट वेरियस एलिमेंट होता है ऑर्नामेंटेशन, है ना। तो ये क्या, गावस का, वक्सा, कलपत्रा, कलपलाटा, और नेक्स्ट है यहाँ पर दे रखा हमारा अमालक। ये क्या चीज़ है, ये मेरे को रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्नामेंटेशन। तो याद रखना किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्नामेंटेशन को। नागरा स्टाइल के बारे में दे रखा है कि रेखा पर्दा प्रसाद या फिर लैटिना का क्या मतलब है कि नागरा स्टाइल में याद रखना सिकर विच इज स्क्वायर एट द बेस हुज वॉल कर्व स्लोप इनवर्ड्स। नीचे से तो स्क्वायर है और उसके बाद में ऐसे जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, लैटिना कहते हैं। ओके सर, समझ में आ गया लैटिना किसे कहते हैं। नेक्स्ट आता है फॉर्मसन। फॉर्मसन का मतलब होता है कि दे टेंड टू बी ब्रॉडर एंड शॉर्टर देन लैटिना, है ना। मतलब जो लैटिना होता है इसी से थोड़ा शॉर्टर होता है, इसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मसन। वल्लभी, वल्लभी का मीनिंग क्या है, रेक्टेंगुलर होता है बिल्डिंग, रेक्टेंगुलर बिल्डिंग्स होती है विथ अ रूफ दैट राइजेज इनटू द वॉल्टेड चैम्बर, है ना। वॉल्टेड चैम्बर के रूप में काम करती है, उसको हम क्या कहते हैं, उनको भाई हमारे वल्लभी कहा जाता है। ओके सर, ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट है कि वेंगा स्टाइल इज ए टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ ईस्ट इंडिया अंडर पेट्रोनेज ऑफ पाला रूलर्स, है ना। जो वेंगा स्टाइल थी ना, ये टेम्पल आर्किटेक्चर थी ईस्ट इंडिया, जो ईस्ट इंडिया में कौन से रूलर्स के अंडर, पाला रूलर के अंडर। संधारा क्या होता है, संधारा, संधारा मेरे भाई, दीज टाइप ऑफ टेम्पल हैव ए स्क्वायर सैंक्टम। सैंक्टम होता है वो क्या होता है, स्क्वायर टाइप का होता है, एंड उसको इनक्लोज रहता है गैलरी और पिलर्स, जो कि प्रदक्षिणा पथ के लिए बना होता था। निर्धरा है ना, निराधरा, इसका मतलब क्या है निराधरा का, निराधरा का मतलब ये होता है कि दिस टाइप ऑफ टेम्पल डू नॉट हैव प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ नहीं होता था ना जिसमें, उसको हम निराधरा के लिए, मतलब उसमें निराधर, इसमें प्रदक्षिणा पथ नहीं होता था। प्रदक्षिणा पथ का मतलब मैं आपको बताता हूँ, ये टेम्पल होता है, इसके आसपास चारों ओर ऐसे एक से जो एक जगह होती थी यहाँ पे, जहाँ पर चल सकते हैं, उसको प्रदक्षिणा पथ कहते थे। सर्वोत्त भद्रा, इसकी क्या, इसका मतलब क्या है, दीज टाइप ऑफ टेम्पल हैव 4 फंक्शनल डोर ऑन कार्डियल डायरेक्शन, मतलब 4 फंक्शनल डोर्स होते थे इधर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में 4 इसमें क्या होता है, डोर्स होते थे, जो कि क्या कहलाता था, सर्वतो भद्रा। These type of temple could be accessed from all side. इन टेम्पल है, इन टेम्पल्स में से मतलब सर्वतोभद्रा में जो टेम्पल्स है ना, इनको चारों डायरेक्शंस में आप एक्सेस कर सकते थे। ओके सर। मेडिवल आर्किटेक्चर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, सम टर्म्स फॉर एग्जांपल मुगल आर्किटेक्चर आर एज फॉलो। नौबत खाना या फिर नकर खाना, ये क्या है, नौबत खाना या फिर नकर खाना रेफर करते हैं मेरे भाई, एक ड्रम हाउस होता है, क्या होता है, ड्रम हाउस, फ्रॉम वेयर सेरेमोनियल म्यूजिक was played, which was usually situated over the gate. It was a popular feature of the Mughal palace complexes. क्या है, नौबत खाना, नौबत बाजे, है ना, जो एक ड्रम हाउस हुआ करता था, जहाँ पर सेरेमोनियल म्यूजिक है उनको प्ले किया जाता था, गाया जाता था, जो कि यूजुअली हमारे जो गेट्स होते थे उन पर होता था, ठीक है। और ये पॉपुलर फीचर था मुगल पैलेसेस एंड कॉम्प्लेक्सेस का, ठीक है सर। उसके बाद में आता है हमारा बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म से रिलेटेड कुछ फैक्ट वगैरह है कि विनय पिटक इंक्लूडेड द रूलर्स एंड रेगुलेशन फॉर दोज हु जॉइंड द संघा एंड मोनास्टिक रूलर्स, है ना। विनय पिटक उनके लिए था जो रेगुलेशंस, जो संघा और मोनास्टिक ऑर्डर है उनको ज्वाइन करते थे, उसको हम कहते हैं विनय पिटक। बुद्धास टीचिंग वर इंक्लूडेड इन सुत पिटक। बुद्धास की टीचिंग है ना, उनको इंक्लूड किया गया है किसमें, सुत पिटक में। और अभिधम पिटक
जो कि डील करता है हमारा फिलोसॉफिकल मैटर से, है ना। तो एक तो हमारा विनय पिटक, विनय प्लस शुद्ध प्लस अभिधम। अभिधम, अभिधम में क्या है? अभिधम तो मेरा भाई फिलोसॉफिकल है। अभिधम क्या है? फिलोसॉफिकल। और शुद्ध क्या है? ये मेरे भाई बुद्धदास की टीचिंग है। किसकी टीचिंग? बुद्धदास की टीचिंग से इसमें। और विनय पिटक में क्या है? इसमें रेगुलेशंस है। क्या है? रेगुलेशंस है कि जो दम को ज्वाइन करेगा या फिर बुद्धिज्म को ज्वाइन करेगा उसको कौन कौन से रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, वो इंक्लूड है विनय पिटक में। ओके, शुद्ध पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम पिटक हो गया। उसके बाद में जैनिज्म से रिलेटेड है। अनेकांत वेद इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल डॉक्ट्रिन है जैनिज्म का। इसका मतलब होता है कि प्रिंसिपल ऑफ प्लुरलिज्म एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यू पॉइंट। मतलब हर एक आदमी का देखने का जो नज़रिया है वो अलग है। वो हाथी की बात आपने सुनी होगी। हाथी है ना, 5 पर्सन थे और 5 को अंधा था, कोई 5 को दिखता नहीं था। उन्होंने क्या किया, हाथी को हाथ लगा के कहा कि ये तो एक पिलर है, कोई ऐसे है ना। ये कहानी आपने सुनी होगी। तो वो अनेकांतवाद में बिलीव करते हैं हमारे जैनिज्म कि हर एक मनुष्य का जो देखने का नज़रिया है वो या फिर व्यू पॉइंट है, अलग है। The notion that truth and reality are perceived differently from diverse point of view and that no single point of view is the complete truth। मतलब एक सिंगल पॉइंट है वो कंप्लीट ट्रूथ नहीं है, अनेकांतवाद पर बिलीव करता है जैनिज्म। The origin of अनेकांतवाद can be traced back to the teaching of the Mahavira 599 से 527 BC। The 24 जैन तीर्थंकर करते थे हमारे जैनिज्म के महावीर। स्लेखना या फिर संथारा, ये क्या है? क्या मेरे भाई? स्लेखना या फिर संथारा, लेखे ना या फिर संथारा क्या है? तो याद रखना इसमें क्या होता है कि सिस्टेमेटिक फास्टिंग होती है। क्या? सिस्टेमेटिक फास्टिंग। सिस्टेमेटिक फास्टिंग होती है टू डेथ प्रैक्टिस इन जैनिज्म। जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो फास्ट रखते हैं, है ना। टिल डेथ, यहाँ पर दे रखा है टिल डेथ। इसको हम क्या कहते हैं? स्लेखना या फिर संथारा कहते हैं। अरिहंत इज ए जैन मास्टर। जो अरिहंत था ना, अरिहंत क्या था? अरिहंत मेरे भाई जैन मास्टर था। याद रखना, अरिहंत क्या था? जैन मास्टर था। इंडियन डांस के बारे में देख लीजिए। देर आर 8 क्लासिकल डांस है जिसको रिकॉग्नाइज किया है हमारे संगीत नाटक अकादमी ने और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एज ए क्लासिकल डांस। कौन कौन से? पहला हमारा है भरतनाट्यम, यहाँ पर लिखते हैं ना। पहला हमारा कौन सा है? पहला है हमारा भरतनाट्यम, जो कि कहाँ का है हमारा? ये तमिलनाडु का है। ओके। उसके बाद में आता है हमारा कथकली। क्या? कथकली जो कहाँ का है? कथकली हमारा केरला का है। तो याद रहेगा कथकली कहाँ का है? केरला का। उसके बाद में आता है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी हमारा है आंध्र प्रदेश का। और कथक है हमारा नॉर्थ इंडिया का। नॉर्थ इंडिया में कथक को प्रैक्टिस किया जाता है। और नेक्स्ट आता है हमारा मणिपुरी। तो मणिपुरी तो आपको याद ही रहेगा कि मणिपुरी तो हमारा मणिपुर का है। और नेक्स्ट ओडिसी। ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का। तो ये तो याद ही रहेगा हमको, है ना। उसके बाद में सतारिया ये कहाँ का है? ये मेरे भाई असम का है। ठीक है, तो इस एक तो ये याद रखना, सतारिया का ये असम का है। उड़ीसा तो याद रह जाएगा। कथक नॉर्थ इंडिया का है, ये थोड़ा याद कर लेना। कुचिपुड़ी
हमारा है आंध्र प्रदेश का, और भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, और जो कथकली है ये हमारा केरला का है। ये थोड़ा सा डाटा आपको याद रखना होगा। ठीक है सर, याद रख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर, मिडिवल हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। काशी विश्वनाथ टेम्पल है वो तेनकासी में है, तमिलनाडु में। और पराक्रम पांड्या था ना, वो रूलर हुआ करता था मदुरई ड्यूरिंग 13th सेंचुरी में, है ना। उसने बनवाया था ये काशी विश्वनाथ टेम्पल। कहाँ है काशी विश्वनाथ टेम्पल? तमिलनाडु में। और किसने बनाया? पराक्रम पांड्या ने बनाया, जो कि क्या था, रूलर हुआ करता था मदुरई का 13th सेंचुरी में। ठीक है सर, किसने बनवाया काशी विश्वनाथ टेम्पल? पराक्रम पांड्या ने बनवाया। कहाँ पर है? तेनकासी, तमिलनाडु में है। मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड, मानगढ़ मैसाकर कहाँ पर हुआ था? मानगढ़ मैसाकर बताइए आप। मानगढ़ हत्याकांड, मानगढ़ हत्या कांड मेरे भाई ये हमारे राजस्थान के डूंगरपुर में हुआ था। राजस्थान के डूंगरपुर में हुआ था। यहाँ पर दे रखा होगा, है ना, डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा, सॉरी, डूंगरपुर बांसवाड़ा, जो कि ट्राइबल एरिया है। क्या है? ट्राइबल एरिया से। तो यहाँ पर दे रखा है कि ब्रिटिश ने उन्होंने ओपन फायर की थी, आर्मलेस एंड उन्होंने लगभग 1500 ट्राइबल्स को मार दिया था। और 1913 में हुआ था मानगढ़ हिल्स पर। इसको भगत मूवमेंट भी कहते हैं, ब्रिल्स ट्राइब्स ये कहते थे। और जो भगत मूवमेंट के जो फाउंडर है वो हुआ करते थे मेरे भाई गोविंद गुरु, और इन्होंने संप सभा भी बनाई थी, और बांसवाड़ा राजस्थान में। बिरसा मुंडा, इन्होंने उल गुलान मूवमेंट लाया था कब? 1899 में। और ट्राई कलर इन्होंने अडोप्ट किया था, और नेशनल फ्लैग का। और ट्राई कलर को कहाँ पर अडोप्ट किया गया था मेरे भाई? ट्राई कलर को अडोप्ट किया गया था एज नेशनल फ्लैग एट ए कांग्रेस का मीटिंग ऑफ कराची। कराची की कांग्रेस की मीटिंग हुई थी ना, कब हुई थी मेरे भैया? 1931 में। उसमें हमने ट्राई कलर का हमारा फ्लैग होगा ऐसा एडोप्ट किया था हमने, इंडिया ने। कब? 1931 में, कराची मीटिंग में कांग्रेस की। जियोग्राफी से रिलेटेड कुछ फैक्ट वगैरह है तो याद रखोगे आप कि क्या क्या फैक्ट है। ओशन डिपॉजिट 2 टाइप के होते हैं। एक तो हमारा टेरिजीनियस डिपॉजिट, जो कि हमारी जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है वहाँ पर मिलते हैं। और टेरिटोरियल सेडिमेंट में ज़्यादातर मड्स होती है ना, मड्स होती है। और मेरीन फॉसिल फ्यूल यहाँ पर 60% ऑफ द वर्ल्ड्स यहीं मिलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ में। ओके सर, टेलेजिक डिपॉजिट ये डीप ओशन लैंडफॉर्म होता है, और मड्स भी मिलती है यहाँ पर, वोल्केनिक एक्टिविटीज़। और ओजेन्स मिलती, क्या मिलती है? ओजेज। लैंडफॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन, रनिंग वाटर इरोजनल लैंडफॉर्म होता है, वैलीज और वी शेप्ड की वैली मिलती है, जोज बनता है, कैनियन बनते हैं, पोथोलोज बनते हैं, और फुल इनसाइज इंटर मिनेंडर वगैरह बनते हैं। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म एल्यूअल फाइन डेल्टा, फूड फ्लड प्लेन हो गया, नेचुरल लीव्स हो गया, ये इनसे बनते हैं मिनेंडर वगैरह। ठीक है, रनिंग वाटर के कारण। ग्राउंड वाटर इन लाइमस्टोन और डोलोमाइट रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट वाटर, सोल्यूबल होता है। इरोजनल लैंडफॉर्म कास्ट का फीचर हो गया, सिंक होल, वैली सिंक हो जाती है, कोलाप सिंक हो गया। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में क्या होता है? स्टे लैक्टिसाइड और स्टेग्लोमेटर एंड पिलर्स वगैरह होता है। ग्लेशियर इरोजनल लैंडफॉर्म सर्क हो गया, हॉर्न एंड सेरिटेड, रिच ग्लेशियल वैली एक्सेट्रा एक्सेट्रा होते हैं। वोल्केनो में कौन से वोल्केनो होते हैं आपको पता ही है? एक तो सील्ड वोल्केनो होता है, एक कंपोजिट होते हैं, और कैल्डेरा, फ्लड बेसाल्ट प्रोवेनेंसेस, वोल्केनिक लैंडफॉर्म ये होता है, आपको पता ही है। सील्ड वोल्केनो में क्या होता है? बेसाल्ट होता है, और ये स्टीप नहीं होते। व्हेन एक्सप्लोजिव लावा थ्रो द टॉप फॉर्म सिंडर कॉन बन जाता है, ऐसे ऐसे कॉन बन जाता है ना, ऐसे कॉन बन जाता है। कंपोजिट वोल्केनो मेरे भाई एक्सप्लोजिव होता है, और कूलर एंड मोर विशियस लावा होता है इसमें। और लेयर आर फॉर्म बाय एसिस, जो एसिस होती है उसके कारण लेयर बन जाती है इसमें, जो पायरोक्लास्टिक मटेरियल से बनी होती है।
काल्डेरा वेरी एक्सप्लोसिव होता है, खुद के ऊपर ही फूट जाते हैं। फ्रॉम कोलाप्स डिप्रेशन और कैल्डेरा बनते हैं। फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस, थिक बेसाल्ट फ्लो होता है लावा का, और डेक्कन ट्रैप्स भी इस कारण बना है, फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस के कारण। वोल्केनिक लैंडफॉर्म, वोल्केनिक रॉक्स कूलिंग एट सरफेस, प्लूटोनिक रॉक कूलिंग इनसाइड सरफेस। वोल्केनिक रॉक क्या होती है? वोल्केनिक रॉक्स वो होती है जो सरफेस की पर आने के बाद में क्या हो जाती है? कूल हो जाती है। वोल्केनिक रॉक जो लावा मेरे भाई सरफेस पे आता है उसके बाद में कूल हो जाता है, उससे से क्या बनती है? वोल्केनिक रॉक बनती है। एक होती है प्लूटोनिक रॉक। प्लूटोनिक रॉक्स ये क्या चीज़ है? ये मेरे भाई ये है, ये अगर इनसाइड सरफेस के इनसाइड सरफेस और वहाँ पर भी क्या हो जाती है? वहाँ पर कूल हो जाती है, तो इसमें क्या होता है? जो लावा होता है ना वो कूल हो जाता है, तो ये प्लूटोनिक रॉक्स कहलाती है। ओके। टेक्स इंट्रूसिव फॉर्म्स, बाथोलिथ का मतलब होता है कि मैग्मेटिक मेटल होता है जो कि ग्रेनाइटिक बॉडीज में होता है। लोकोलिथ में डोम शेप होता है, और डोमल हिल्स ऑफ कर्नाटका प्लेट्यू है इसमें है, और इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। डाई के वो कैसे होता है? वर्टिकल होता है, थोड़ा सा याद रखो ना। मून कौन से? अर्थ का पता है आपको, लूना है, लूनर। मार्स का डेमोस एंड फोबोस है, और जुपिटर के 67 है, और सैटर्न के 3 है, 3 में से एक टाइटन भी है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है कि इनर प्लेनेट आर कोल्ड टेरिस्टेरियल प्लेनेट, है ना, जो कैसे बेल्ट होता है आपको बताइए। इस बेल्ट के अंदर जो इधर वाले प्लेनेट हैं उनको क्या कहते हैं? इनर प्लेनेट। क्या कहते हैं इनको? इनर प्लेनेट। ओके। जो ये प्लेनेट होते हैं इनको क्या कहते हैं? इनको मेरे भाई आउटर प्लेनेट्स। ठीक है। उसके बाद में याद रखना आप, जो ये प्लेनेट है इनको और कहते हैं, जिसका नाम है भाई टेरिस्टेरियल प्लेनेट। और ठीक है, इनको आउटर प्लेनेट को गैसियस प्लेनेट भी कहते हैं, गैसियस प्लेनेट। ओके। होस्ट लैटिट्यूड आर द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होता है, और नार्को डैम वोल्केनिक आइसलैंड है अंडमान एंड निकोबार का, जो कि डोरमेंट है। सेंजूर वेस्ट जावा अर्थक्वेक आया था यहाँ पे, है ना। तो ये नाइल रिवर के बारे में है। नाइल रिवर कहाँ पे है? लोकेशन इसकी अफ्रीका में है, और लेंथ इसकी 4100 ऐसी, इतना याद नहीं रखना। ये ट्रेंड कहाँ पे होती है? मेडिटेरियन सी में। कंट्री जिसमें थोड़ा सा इंक्लूड कौन से? इथोपिया है, एरिट्रिया है, सूडान है, युगांडा है, तंजानिया है, केन्या है, और RW तो रवांडा है, बुरुंडी है, इजिप्ट है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, DRC है, साउथ सूडान, ये इंक्लूड है। अमेजन रिवर आपको पता है साउथ अमेरिका की है, अफ्रीका नहीं, अमेरिका। इसमें ये अंटार्कटिक ओशन में जाके गिरती है, और कंट्री इसमें ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, वेनेजुएला और ग्याना है। ये यांगचे रिवर चाइना की है, और ये ईस्ट चाइना सी में गिरती है, और कंट्री इसमें चाइना है की है। मिसिसिपी USA की रिवर है, और ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है, और ये कंट्री इसमें हमारा USA और कनाडा 2 है। यानी अंगारा सेलेंग एडर, ये रशिया की रिवर है, और ये कारा सी में गिरती है, और कंट्री इसमें रशिया और मंगोलिया है। येलो रिवर हमारी चाइना की है, और बोए सी में ट्रेन होती है, और इनकी जो कंट्री है वो चाइना एक ही है। ओबेस्ट्रिसिस, ये रिवर रशिया की है, और गल्फ ऑफ ओब या फिर कारा सी में गिरती है, और रशिया, कजाकिस्तान एंड चाइना और मंगोलिया इसमें इंक्लूड है। प्रेरणा रिवर उरुग्वे की है, और इसमें ये रियो डे ला प्लाटा में की ट्रेन होती है, और कंट्री ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पैराग्वे, बोलिया, उरुग्वे। कोंगो रिवर अफ्रीका की है, अटलांटिक ओशियन में जाके ट्रेन होती है, और कंट्री ये इतनी सारी है, याद नहीं रहे आपको। अमू रिवर एशिया की है, और सी ऑफ ओकोस्टक में गिरती है, रशिया, चाइना और मंगोलिया इसमें इंक्लूड है। ठीक है।
सोसाइटी से इला भट्ट याद रखना, इला भट्ट इम्पोर्टेंट है। इला भट्ट क्या है मेरे भाई, इम्पोर्टेंट है। और ये सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन जो सेवा सदन है ना, इसने बनवाया था। किसने? सेवा। किसने बनवाया? इला भट्ट ने ये बनाया, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन सेवा। पॉलिटी से यूनिफॉर्म सिविल कोड। गोवा इज ओनली स्टेट इम्प्लीमेंटेड यूसीसी। आपको पता ही है, उत्तराखंड भी न्यूज़ में आया था कि वो इम्प्लीमेंट करेगा। इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड बेसिक का मतलब ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना। यूएन क्लोज इनोसेंट पैसेज अलाउड इन टेरिटोरियल वाटर। AIB, China is the largest shareholder in 26.61% voting share in the bank, followed by India. इंडिया का इतना है इसमें, जर्मनी का इतना है ना, तो सबसे ज़्यादा किसका है? चाइना का। ठीक है। जियोपॉलिटिक्स में याद रखोगे आप थोड़ा सा, टेरिटोरियल क्लेम किसका है? चाइना का। चाइना क्लेम करता है कि जो 9 डेज लाइन है यहाँ तक है, वो क्लेम है वो किसका है? चाइना का है। ठीक है, तो ये क्लेम आपको पता ही है। स्पार्टिन आइलैंड, चाइना, ताइवान, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, वियतनाम में क्लेम करते हैं कि सॉवरेनिटी और पार्ट्स ऑफ अदर स्केटेड आइलैंड, है ना। रीप, चाइना इज बिल्डिंग इनटू आर्टिफिशियल आइलैंड। चाइना से यहाँ पर देगा 9 डेज लाइन मैरीटाइम क्लेम, मतलब यहाँ तक है वो चाइना है, ऐसा चाइना का कहना है। ठीक है। उसके बाद में इकोनॉमी से रिलेटेड क्या क्या है? इकोनॉमी से रिलेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में है कि कॉन्टेक्स्ट याद रख लीजिए। एज पर द डाटा ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एक्सपेंडिचर ऑन द पेंशन हैज़ emerged as one of the major component of the committed expenditure of the center and state in recent past. कौन कौन से एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के साधन हैं? आपको पता है कि एक तो होता है गवर्नमेंट रेवेन्यू और एक होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इनमें एक तो टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, एक हमारा रिकरेंट एक्सपेंडिचर होता है। तो ये तो आपको पता ही है ना। तो ये अभी इतना याद नहीं रखना, 2023 का बजट है, तो थोड़ा सा याद रखना। इससे ज़्यादा पैसा हमारा यहाँ पर खर्च होता है, किस पे? पेंशन वगैरह पे ज़्यादा खर्च होता है। ठीक है, तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ब्लू इकोनॉमी क्या है, इसके बारे में देखते हैं थोड़ा कि ब्लू इकोनॉमी आखिरकार है क्या। ब्लू इकोनॉमी इज ए सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। जो ओशन के रिसोर्सेज है उनको सस्टेनेबली यूज़ करना और जो लाइवलीहुड है उसको इम्प्रूव करना, जॉब्स का क्रिएशन करना और इकोसिस्टम है ना ओशन की, उसको इम्प्रूव करना। द ब्लू इकोनॉमी इनकॉमर्स मैनी एक्टिविटी। ब्लू इकोनॉमी में बहुत सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती है। फॉर एग्जाम्पल रिन्यूएबल एनर्जी, इसका मतलब क्या है? सस्टेनेबल मैरीन एनर्जी कैन प्ले ए वाइटल सोशल रोल इन सोशल इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट रोल। फिशरीज, मेरीन फिशरीज कंट्रीब्यूट करती है मोर देन $270 बिलियन एनुअली टू द ग्लोबल GDP। इतना कंट्रीब्यूट करती है फिशरीज। मोर सस्टेनेबल फिशरी जनरेट कर सकती है ज़्यादा रेवेन्यू, और मोर फिश है वो हेल्प कर सकती है फिश के स्टॉक को रिस्टोर करने के लिए। मैरी टाइम ट्रांसपोर्ट, जो 80% जो इंटरनेशनल गुड्स का ट्रांसपोर्ट होता है ना, वो मेरे भाई समुद्र के द्वारा होता है, थ्रू सी। सॉरी। एंड वॉल्यूम ऑफ सी बॉन्ड ट्रेड इज एक्सपेक्टेड टू बी डबल करना है इसको। कब तक? हमारे 2050 तक। उसके बाद में यहाँ पर दे रखा है टूरिज्म। ओशन एंड कोस्टल टूरिज्म कैन बी ब्रिंग जॉब्स मिल सकती है। और जो कोस्टल लिस्ट डेवलप कंट्री है और आइसलैंड है, वो क्या कर सकते हैं? 41 मिलियन विजिटर हर साल आ सकते हैं यहाँ पर। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड यही क्या कुछ? द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ओशन हो सकती है मेरे भाई, राइजिंग सी लेवल हो गया, कोस्टल इरोजन, चेंजिंग ओशन करंट्स पैटर्न, एसिडिफिकेशन, है ना, आर स्टेगरिंग है। और ओशन आर नॉट इम्पोर्टेंट कार्बन सिंक है, जो कि हेल्प करते हैं हमारे मिटिगेट करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए।
Waste management, 80% of the litter in the ocean is from land-based sources. Better waste management on land can be help ocean recover, है ना। तो ये बात है। तो कहाँ से लिया है डाटा? ये वर्ल्ड बैंक के ग्रुप डाटा लिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर दे रखा है कि नेक्स्ट है करेंसी डिपॉजिट रेशियो, CDR। क्या होता है? ये रेशियो होता है कि पब्लिक के पास में कितना मनी है और बैंकों के पास में कितना मनी है। तो यहाँ पर लिखते हैं CDR मनी इन अकाउंट, मनी इन बैंक अपॉन मनी इन पब्लिक। अगर सी को ऐसे लिखें तो MB अपॉन MP, या फिर ऐसे लिख सकते हैं MP अपॉन MB। ये बात आपको। रिजर्व डिपॉजिट रेशियो आर ऑल्सो नोन कैश रिजर्व रेशियो भी कहते हैं। और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF इज ए टूल यूज्ड इन मॉनेटरी पॉलिसी प्राइमरली बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, जो कि अलाउ करती है बैंक्स को कि वो क्या कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं मनी थ्रू रीपर्चेज एग्रीमेंट, रेपोज, और टू मेक लोन टू RBI थ्रू रिवर्स रेपो एग्रीमेंट। उसके बाद में मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF क्या चीज़ है? इज ए प्रोविजंस मेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थ्रू विच शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कैन ऑब्टेन लिक्विडिटी ओवरनाइट if interbank liquidity completely dries up. Derivatives, a financial asset that drives values underlying asset, हाँ, तो निफ्टी डेरिवेटिव्स, फॉरवर्ड्स, फ्यूचर ऑप्शंस एंड स्वैप्स। प्रोपोर्शनल टैक्स, यही है प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स ऐसा होता है और प्रोपोर्शनल टैक्स ऐसे, मतलब सब पर ऐसा लगता है, और रिग्रेसिव टैक्स ऐसे लगता है ना। इनकम टैक्स पेड कैसे भाई, कैसा टैक्स है? प्रोपोर्शनल टैक्स है। प्रोपोर्शनल टैक्स मतलब जिसके पास कम पैसा है उसके ऊपर कम लगेगा, और ज़्यादा है उसको ज़्यादा लगेगा। और ये क्या है? प्रोग्रेसिव टैक्स है। और ये क्या है मेरे भाई? ये रिग्रेसिव टैक्स है। ओके। द नेशंस नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट नियर एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन इन होम कंट्री इक्वल इन रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। एग्रीकल्चर रिलेटेड क्या है? द हंगर हॉटस्पॉट आउटलुक 2022-23 की रिपोर्ट है, वो किसने लॉन्च की थी? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन है, FAO, उसने लॉन्च की थी। कौन सी? हंगर हॉटस्पॉट आउटलुक। हंगर हॉटस्पॉट आउटलुक किसने लाई है रिपोर्ट? ये मेरे भाई हमारा FAO प्लस WEP F फोरम ने लाई है। ठीक है। ENWR नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसर्च, ये है। दार्जिलिंग टी को फर्स्ट GI टैग मिला था। और इंडियन टी एसोसिएशन इज़ द ट्रेड एसोसिएशन है जो कि इंडियन टी प्रोड्यूसर को क्या करता है, और इसका हेड ऑफिस मेरे भाई कहाँ पे? कलकत्ता में। ठीक है। इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर दे रखा है कि ट्रांसशिपमेंट हब ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड इन ग्रेट निकोबार आइलैंड विल ट्रांसलोकेट किया जाएगा। उसको किसको ट्रांसलोकेट किया जाएगा? कोरल्स एंड मैंग्रोव्स को। CDRI कोएलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड, दिलीप महानोबिलिस, जो कि ORS बनाया था इन्होंने, उनका नाम था दिलीप महानोबिलिस। और ब्रह्म क्या है? ब्रह्म मेरे भाई एक सुपर कंप्यूटर है। ब्रह्म एक क्या है? सुपर कंप्यूटर है। ओके सर, सुपर कंप्यूटर है ये, जो कि बायोलॉजिकल डाटा स्टोर करता है। क्या करता है ब्रह्म मेरे भाई? बायोलॉजिकल डाटा स्टोर करता है। बायोलॉजिकल डाटा स्टोरिंग। ओके। परम अनंत ये फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है इंडिया का, और 102 इन द वर्ल्ड। CO2 ड्राई आइस क्या है? रेटिनॉल, इसको नाइट ब्लाइंडनेस के लिए यूज़ किया जाता है। और एस्कॉर्बिक एसिड
जो कि स्कर्वी के लिए काम आता है, विटामिन ए, विटामिन सी, है ना। रेटिनॉल इसके लिए नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, या फिर इसको विटामिन ए भी कहते हैं, VA। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, जैसे स्कर्वी रोग होता है कमी से। कैल्सीफ्रोल, कैल्सीफ्रोल, कैल्सी फेरोल, इससे से क्या होता है, रिकेटस। कैल्शियम से क्या होता है, कैल्शियम से ब्रिटल बोन होती है और एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है इसमें। फॉस्फोरस से बेड टीथ एंड बोन में प्रॉब्लम होती है। आयरन से की कमी से एनीमिया होता है, और आयोडीन की कमी से ग्वाटर होता है और अनलार्ज थायराइड ग्लैंड हो जाती है। कॉपर की कमी से क्या होता है, लो एपेटाइट हो जाता है और रिटार्टेड ग्रोथ हो जाती है। उसके बाद में यहाँ पर दे रखा है कि मलेरिया की वैक्सीन का नाम है मॉस्क्यूरिक्स। क्या नाम है मलेरिया की वैक्सीन का, मलेरिया की वैक्सीन का नाम है मेरे भाई मॉस्क्यूरिक्स, जो कि पैरासाइट को कोज करती है। नार्को टेस्ट, सोडियम पेंटाथेनॉल, क्या होता है नार्को में, नार्को टेस्ट में मेरे भाई होता है सोडियम पेंटाथोल, सोडियम पेंटोथल, सोडियम पेंटोथल होता है नार्को टेस्ट में। और स्कोपोलामाइन और सोडियम एमालाइट होता है, क्या होता है, स्कोलोमोपाइन और सोडियम एमाइलाइट, ठीक है। उसके बाद में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI, GFI, OECD, रोना 10 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसमें इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। सेलेस्टियल लोकेशन, एस्ट्रॉइड बेल्ट, मार्स और जुपिटर के बीच में। ट्रोजन बेल्ट, लैंग्रास पॉइंट 4 और लैंग्रास पॉइंट 5 ऑफ जुपिटर के बीच में। कुइपर बेल्ट बियॉन्ड नेपच्यून और ऑट क्लाउड, इसका मतलब क्या होता है, सराउंडिंग सोलर सिस्टम। ल्यूपेक्स इसरो और नासा का है, किसका, ल्यूपेक्स मेरे भाई इसरो प्लस नासा का, इसरो प्लस नासा, ओके। बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी, टाइप 1 डायबिटीज, वेनल एक्सेट्रा, है ना। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, है ना, तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, इतना आपको याद नहीं रखना। अब आर्टेमिस फर्स्ट है, ये क्या है, ये नासा और इंडिया का क्या प्रोजेक्ट है। द फर्स्ट अनक्रूड इंटीग्रेटेड फ्लाइट टेस्ट ऑफ नासा ओरियन स्पेस एंड स्पेस लॉन्च व्हीकल है। ये है इन्वायरमेंट से रिलेटेड। मेन एंड प्रोग्राम मैप यूनेस्को का है, किसका है, मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम यूनेस्को का है। ओशन इकोसिस्टम 3 जोन में है, लिटोरल, नैरिक और बेंथिन में डिवाइड किया जाता है इसको, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर दे रखा है इन इक्वेटिक इकोसिस्टम CO2 कॉन्सेंट्रेशन है वो हायर होती है O2 की कंपेरिजन में। स्नो लियोपर्ड वैसा ऑब्जर्व किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में, कहाँ पर, काजीनाग नेशनल पार्क, सिटी फॉरेस्ट, सलीम अली भी कहते हैं इसको, राचीगम, किश्तवाड़, हेमिस, यहाँ पे हमें क्या क्या मिला है, स्नो लेपर्ड मिला है। मीथेन, मार्स मतलब मीथेन अलर्ट रेस्पॉन्स सिस्टम, सेटेलाइट बेड, UN का सिस्टम है मीथेन को हैंडल करने के लिए कौन सा सिस्टम है, मार्स है, जो कि कहाँ का है, UN का है। ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस, द होम्स फॉर चीताज इन इंडिया, कहाँ पर है चीता, शाहगढ़ एरिया अबाउट 4000 किलोमीटर स्क्वायर, फेंस रीजन, बॉर्डर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर। कुर्नोपालपुर, यहाँ पर पार्ट है हमारा काठियावाड़ गिर डेसिडियस फॉरेस्ट का, सॉरी ड्राइस डेसिडियस। और नौरादई, ये भी हमारा कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। 3 पोटेंशियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दैट वुड सपोर्ट चीता पॉपुलेशन, है ना। तो यहाँ पर रख सकते हैं, या तो हम शाहगढ़ में, या कुन्नो में, या फिर हमारा नौरादई में। तो ये चीता है। तो बस आज के लिए फैक्ट हमारा कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो भी होगा हमारा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है।